Hello students, a very warm welcome to all of you on our YouTube channel geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ मैं डिम्पल राणा और आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन कैप्टन मनोज कुमार यूपी सैनिक स्कूल के लिए हम ले आए हैं यहाँ पर क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हम आपको 23 दिसंबर तक क्वेश्चंस कराएंगे जीके प्लस जनरल साइंस प्लस करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर ये सीरीज जो है 6 और 9 दोनों के लिए, क्योंकि क्वेश्चन का बिल्कुल मिक्सअप होगा, क्योंकि यूपी सैनिक में नहीं हम ऐसे डिसाइड कर पाते हैं कि ये क्वेश्चन ओनली फॉर 9th क्लास के लिए लग सकता है या 6th के लिए, क्योंकि यहाँ पर जीके बिल्कुल सिमिलर सी होती है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन का साइंस में जो लेवल होता है वो हाई कर दिया जाता है 9th में, और करंट अफेयर्स दोनों के लिए कॉमन होती है। तो चलिए, ये सीरीज दोनों ही क्लासेस के लिए बहुत हेल्प करने वाली है। आज पार्ट 1 में हम लेके आए हैं आपके लिए कलेक्शन ऑफ 25 क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल साइंस। ऐसे ही आपको पार्ट 2 मिलेगा जो कंप्लीटली जीके पर बेस्ड होगा। फिर इस तरीके से हम आपको यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स कराएंगे, इसलिए 23 तक चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पर आपको अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप आरएमएस की तरह भी हमारी सीरीज से, जैसे आरएमएस में आपको बहुत बेनिफिट मिला है, इसी तरह आप यूपी सैनिक में भी इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर आपको पता है मेरे साथ कैसे स्टार्ट करना है। जल्दी से अपना पेन पेपर निकाल लीजिए। बच्चों, अगर आपको करनी है तैयारी नेक्स्ट ईयर के लिए, या आपके ब्रदर सिस्टर हैं या आप ट्रायल के लिए इस बार दे रहे हैं और आपकी एज बची हुई है, तो आप हमारा हॉस्टल बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप ऑन कॉल अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या आप एक बार हॉस्टल को विजिट करना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं। जो क्लासेस हैं वो 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो अभी एग्जाम चल रहे हैं उनका इंटरव्यू बैच होगा। इंटरव्यू बैच के बाद वो सारा बैच वहां से हट जाएगा और आपकी 1 मार्च से नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सीट्स यहाँ पर बिल्कुल लिमिटेड है। 100 स्टूडेंट्स को हम प्रिपेयर कराते हैं, क्योंकि हमें सभी का सिलेक्शन कराना है, जिसको सैनिक में जाना है, जिसको आरएमएस में, जिसको यूपी सैनिक में, या जो जेएनवी में जाना चाहता है। तो यहाँ पर सिलेक्शन सबका 100% है, इसीलिए ओनली 100 सीट्स आर अवेलेबल देयर। तो देर नहीं करनी है, जल्दी से एक बार विजिट करें। अगर आप विजिट नहीं करना चाहते, कॉल पर सारी डिटेल लेना चाहते हैं, तो 7088827111 पर आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले आज की सीरीज। कैटरेक्ट इज द डिजीज ऑफ। बच्चों, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन RIMC में ऑलरेडी आ चुका है कई बारी, आरएमएस ने इसको पिक कर लिया है, तो यूपी सैनिक में भी इसके चांस बन रहे हैं। और जल्दी से आपको क्या करना है, अपना एक तो मुझे स्कोर बताना है कमेंट सेक्शन में कि 25 में से आपके कितने करेक्ट है। सेकंड, अपनी आंसर की प्रिपेयर करते हुए चलना है, और जो मैं आंसर की आपको यहाँ दूंगी उसको करेक्ट आंसर आप मार्क कर ले, जिससे आपको हर क्वेश्चन का आंसर पता हो। और बाद में आपको अपने सारे आंसर को देखकर अपना यहाँ टोटल स्कोर मेंशन करना है, और सभी मेंशन करेंगे। आज हमने सेट 1 पूरा अच्छे से सुन लिया है। तो कैटरेक्ट डिजीज है वो किससे रिलेटेड है, किस बॉडी पार्ट को वो अफेक्ट करता है? आईज, टीथ, स्किन या हार्ट? आई होप सबको पता होगा। मोतियाबिंद का नाम आपने सुना होगा। जब एज बढ़ती चली जाती है तो जो हमारा आइरिस प्यूपल होता है उस पर क्या आ जाता है, एक नेटवर्क सा जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से इमेज क्लियर नहीं बन पाती है, लेंस से प्रॉपर लाइट रेटिना तक नहीं पहुंच पाती है। तो कैटरेक्ट जो डिजीज है वो रिलेटेड है टू आईज। तो ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग आउट द रेड डेटा बुक? बच्चों, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 6th का लेवल हो या 9th का पूछा जाता है कहीं भी। तो बेसिकली रेड कलर किसका होता है? खतरे का होता है। तो यहाँ पर जो स्पीशीज हमारी एंडेंजर्ड है या खतरे में आ गई हैं, जिन्हें हम एंडेंजर्ड स्पीशीज भी बोलते हैं या थ्रेटेंड स्पीशीज भी बोलते हैं, जो लुप्त होने वाली है, भी पूरी तरह से लुप्त नहीं हुई है, उनका सबका डेटा रखा जाता है रेड डेटा बुक में। तो यहाँ पर ये रेड डेटा बुक कौन, और यहाँ पर इस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको रेडी करती है? IUCN, WWF, UNEP या ICBP? तो आपने नाम सुना होगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये जो यहाँ पर आपका कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो यहाँ यूनियन है वो इसको प्रिपेयर करके रखती है, जिसमें सभी एंडेंजर्ड स्पीशीज का डेटा रखा जाता है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगर जो कंजर्वेनिस्ट होते हैं, जो नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं,
किसी भी तरह के प्लांट को या नेचर में एनिमल्स को, फ्लोरा फोनास को, तो वो इसे ऑर्गेनाइजेशन रेडी रखती है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। द मेटल हैविंग हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जिस टेम्परेचर पर जाकर कोई भी मेटल क्या करे, मेल्ट होना स्टार्ट कर दे, एट विच हाई टेम्परेचर, तो उसे उसका मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। क्रोमियम, टंगस्टन, डायमंड, सिल्वर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर दे दिया मेटल, तो मेटल में हमारा डायमंड तो है नहीं क्योंकि ये तो नॉन मेटल है, ये तो कार्बन का एलोट्रोप है। तो आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। क्रोमियम हमारा मेटल है पर हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट नहीं रखता। टंगस्टन का आपने नाम सुना होगा, जब आपके इलेक्ट्रिक बल्ब्स आते थे तो उनमें यहाँ पर एक लो टेंसाइल स्ट्रेंथ का वायर लगाया जाता था, छोटा सा, यहाँ पर बहुत ही टेंसाइल स्ट्रेंथ तो बहुत कम होती है, बट इसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर ये मेल्ट होता है, अप टू 6000 डिग्री सेल्सियस। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप अभी तक आपके बिल्कुल आंसर करेक्ट आ रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बोट्स बिकॉज इट डज नॉट कोरोड बाय सी वाटर। आपको पता है जो समुद्री पानी होता है वो सेलाइन होता है, उसका में सॉल्ट का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बोट्स होती हैं वो जल्दी जंग लग सकता है, तो उनके ऊपर एक मेटल की कोटिंग कर दी जाती है, जिससे कि आपकी जो बोट्स और जो शिप्स हैं वो क्या हो, यहाँ पर NaCl वाटर में जंग ना खाएं। तो वो कौन सा मेटल है जो लगाया जाता है, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। टंगस्टन, निकिल, एंटीमनी या टाइटेनियम। तो करेक्ट आंसर इज टाइटेनियम। बच्चों टिन नहीं है, टाइटेनियम एक अलग मेटल होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। द मोस्ट मेलिएबल मेटल इज, मेलिएबल एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, ये मेटल के क्वेश्चन, क्योंकि जनरल साइंस में मेटल से हर बार क्वेश्चन आता है, 6th में भी और 9th में भी, तो इसलिए सबसे पहले मैंने इनको कवर किया है। तो क्योंकि आपको मेरी सीरीज में साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मिलेंगे, तो बेसिकली आपको मेलिएबिलिटी भी पता होना चाहिए। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है जिससे हम उन्हें बीट करके कन्वर्ट कर सकते हैं थिन शीट्स में, उसी प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहा जाता है। तो इनमें से सबसे मैलिएबल मेटल कौन सा है? आपको पता है गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहनते हैं लेडीज, आपने देखी हुई होगी, चेन पहनती है, इयररिंग्स पहनती है, तो हम किसी गोल्ड का सिंबल क्या है, AU। तो यहाँ पर गोल्ड को क्या किया जाता है, हम किसी भी तरह से शीट्स में कन्वर्ट करके फिर उसकी रिंग बना सकते हैं, चेन बना सकते हैं। तो वो क्या है, आप यहाँ पर एक 10 ग्राम जो मेटल गोल्ड का पीस है उसको एक ट्रांसल्यूसेंट शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मींस हम उसे बीट कर करके इतना पतला कर सकते हैं कि उसके अंदर से हल्का हल्का देखा जा सकता है, मतलब कि पार्शियली उसमें से लाइट पास हो सकती है। उस मटेरियल को हम ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो गोल्ड है वो मोस्ट मेलिएबल मेटल माना जाता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। मेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले तो मार्क कर लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है हर एग्जाम में। मेटल्स जो है वो जनरली हार्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एन एक्सेप्शन एंड कैन बी कट विद नाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, जैसे कि आपका आयरन, और यहाँ पर आपका गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सब आपके सॉलिड और बड़े हार्ड है। लेकिन एक मेटल है जो एक्सेप्शन केस में आता है और जिसे आप इजीली कट कर सकते हैं नाइफ से। तो आप देखेंगे आयरन, सोडियम, गोल्ड, मैग्नीशियम। अगर आपको आंसर नहीं आता तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। आपको पता है गोल्ड को और आयरन को कट करना इतना ईजी नहीं है। अब हमारा यहाँ पर आ गया सोडियम और मैग्नीशियम। तो आपको नमक याद होगा जो आप घर में यूज करते हैं, NaCl, इजिली वो कट हो जाता है, ब्रिटल होता है बड़ा। तो सोडियम किसका एग्जाम्पल है? सोडियम के साथ ही रिएक्शन करा के HCl की नमक बनाया जाता है, कॉमन सोल्ट जो आपके किचन में होता है। तो सोडियम हमारा वो मेटल है जिसे आप इजिली नाइफ से कट कर सकते हो। तो बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाइट रस्ट इज एन इम्पोर्टेंट फंगल डिजीज। एवरी ईयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हर क्लास में एक डिजीज जरूर आती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर इंपॉर्टेंट है काफी, यूपी सैनिक के लिए भी। व्हाइट रस्ट लग जाता है, रस्ट भी क्या होता है जिसको हम जंग या कोरोजन ही बोलते हैं। तो व्हाइट रस्ट लग जाता है, ये एक फंगस की वजह से होता है। और ये कौन सी क्रॉप को अफेक्ट करता है? वीट को, मस्टर्ड को, राइस को या बाजरा को। तो बेसिकली ये जो कैबिज में आपने सर्दियों में देखा होगा, कैबिज में और मस्टर्ड में पत्तियों पे व्हाइट व्हाइट रस्ट लग जाता है। और ये मस्टर्ड का, सरसों का जो खेती होती है, तो सरसों में, मस्टर्ड में जो बीमारी लगती है फंगस की वजह से, वो व्हाइट रस्ट है और ये मस्टर्ड को अफेक्ट करता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर।
बच्चों, अगर आप हॉस्टल में रह के तैयारी नहीं करना चाहते और अपने घर पर ही रहना चाहते हैं, स्कूल भी नहीं छोड़ना चाहते, तो ज्योमेट्री स्कूल के साथ आप हॉस्टल के साथ साथ हमारा पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, जिसके लिए आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.geometryschool.in। यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में है, जिनको अकॉर्डिंग टू द लेवल, क्वेश्चन पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग अपडेट किया जाता है। लाइव क्लासेस भी हैं। अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर से सेटिस्फाई नहीं है तो आप डेमो बुक करके हमारी लाइव क्लासेस के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर एक्सपर्ट फैकल्टी जितना वीडियो कोर्स है उसको पूरा डिटेल में क्लासेस में कराती हैं। एवरीडे आपकी 6 to 8 PM तक क्लासेस चलती हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन दैट विल कम इन योर एग्जाम। साथ ही ऑनलाइन आप क्लासेस में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज तो यहाँ पर देंगे ही, साथ ही आपको इतना ही कलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेंगी, लाइव टेस्ट आपको एग्जाम के टाइम पर मिलेंगे, सैंपल पेपर्स आपको मिलेंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ऑनलाइन भी हमारा कंप्लीट स्टडी किट है, या आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ज्योमेट्री ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करके लॉग इन करके आप सारे कोर्सेज के थंबनेल देख सकते हैं, और सभी का पेमेंट गेटवे भी वही है। अगर आपको पेमेंट में कोई इश्यू आ रहा है कि कैसे कोर्स को परचेज करना है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? बेसिकली हमारी ग्रीन हाउस गैस क्या होती हैं, जिनकी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ने से ये क्या करती हैं, CO2 को और इन सबको, जो हमारी एनवायरमेंट को ग्लोबल वार्मिंग करती हैं, वार्म करती हैं, उनको ये ट्रैप कर लेती है। तो ये जो सन से आने वाली हीट रेडिएशन है, ये उन रेडिएशंस को ट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से जितनी भी ये हार्मफुल गैसेज हैं ये रिलीज नहीं हो पाती और हमारे ही एटमॉस्फेयर में रह जाती है, जिसका फिर इफेक्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग, जो हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो इसी तरह इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन। आप जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में आपके गैस पाई जाती है जो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प करती है, तो ये कोई हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये हमारी ग्लोबल वार्मिंग करने में हेल्प नहीं करती है। तो ये हमारी एक मोस्ट अबेंडेंट गैस है, जो हमारे वेरियस लेग्यूमिनस प्लांट्स में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके नाइट्रोजनस कंपाउंड में मिलती है। तो दिस इज द मोस्ट अबेंडेंट गैस इन अवर एनवायरमेंट। तो ये हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सी इज द करेक्ट आंसर। ब्रेड मोल्ड इज एन एग्जाम्पल। आपने देखा होगा आपकी चपाती पर या ब्रेड पर आपको कभी कभी क्या नजर आती है, यहाँ पर इस तरह की फफूंद टाइप लग जाती है चपाती को जब आप मॉइस्चर में रख देते हो, जिसका ब्रेड मोल्ड तो हम इसे कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, लेकिन इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो है राइजोपस। या आप कहेंगे ब्रेड मोल्ड किसका एग्जाम्पल है या राइजोपस किसका एग्जाम्पल है? बैक्टीरिया का, फंगस का, एल्गी या वायरस। तो क्या लग जाता है आपकी रोटी और ब्रेड में? दैट इज अ फंगस, राइजोपस। तो B is the correct answer. Phosphorus is very non-reactive, very reactive non-metal. It react vigorously with air, so it is stored in. बच्चों, आपके जो मेटल्स होते हैं वो तो बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं एयर के साथ, वाटर के साथ, एसिड्स के साथ, लेकिन जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड ऑल। लेकिन आपका फोस्फोरस एक वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है, इसलिए ये तेजी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए हम इसे डिप करके रखते हैं किसमें? अल्कोहल में, वाटर में, केरोसिन में, नन ऑफ देम। और फोस्फोरस आपका वही नॉन मेटल है जो क्रैकर्स में भी यूज किया जाता है और सडनली बस्ट हो जाता है। जो आपके क्रैकर्स में हीट एंड लाइट इवॉल्व होती है वो फोस्फोरस की वजह से ही होती है। तो इसको जनरली किसमें स्टोर करते हैं? इट इज स्टोर्ड इन वाटर। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। केरोसिन का भी आ रहा है बार बार। केरोसिन में हम डिप करके रखते हैं किसको? मेटल को, जिसका एग्जांपल है सोडियम एंड पोटेशियम। इनको रखा जाता है केरोसिन में, तो मिक्स नहीं कर देना। फॉस्फोरस नॉन मेटल है जिसको रखा जाता है वाटर में। तो बी इज द करेक्ट आंसर। डैश इज अ बैक्टीरियल डिजीज इन ह्यूमंस एंड कैटल्स। ये एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जो ह्यूमंस को भी अफेक्ट करती है और कैटल्स को भी। एंथ्रेक्स, फुट एंड माउथ, रस्ट या सिट्रस कैंकर। तो बेसिकली जो आपका यहाँ पर डिजीज है बैक्टीरिया से होने वाली,
तो यहाँ जो एंथ्रेक्स है वो आपका एक बीमारी है जो एक बैक्टीरिया से होती है, तो आधा आंसर तो यहीं से सॉल्व हो जाता है। और जो इसका यहाँ पर बैक्टीरिया है जिसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने, एंड द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज बैसिलस एंथ्रेसिस, और रॉबर्ट कोच ने इसकी डिस्कवरी की थी, बताया था कि जो ह्यूमंस और कैटल्स में डिजीज करता है वो बैसिलस एंथ्रेसिस है, और इस डिजीज को एंथ्रेक्स कहा जाता है। तो ये कैटल इंडस्ट्री में भी हो जाती है। ए इज द करेक्ट आंसर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जब आपको किसी भी तरह की एसिडिटी होती है, ईसोफेगस में इचिंग होती है, तब आपको बोला जाता है कि आपको एसिडिटी बन रही है और किसी भी तरह का बेस खा लीजिए। जैसे आप डाइजिन टैबलेट लेते हैं और आपको बहुत रिलीफ मिलता है, क्यों? क्योंकि जब एसिड और बेस को एक जगह मिला दिया जाता है तो रिएक्शन हो जाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों होती है? क्योंकि आपको एसिडिटी हो रही थी, आपके स्टमक के अंदर बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया था कुछ भी अनहेल्दी खाने से, और आपने क्या किया, बेस ले लिया एक, और उसकी वजह से सॉल्ट बन गया और आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई और आपको रिलीफ मिल गया। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड ये में से किस में मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में, मैग्नीशियम रिबन में, सभी में। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तो यहाँ पर मेटल की बात हो रही है। तो बेसिकली जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, जो डाइजिन की बॉटल्स आती हैं उनके अंदर यही होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मतलब कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो आपको रिलीफ कराता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस में मिलेगा? एंटा एसिड भी बोलते हैं इनको। एंटा एसिड मतलब जो एसिड की कंसंट्रेशन को कम करे। तो बी इज द करेक्ट आंसर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बर्डिंग इन, तो बच्चों इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस टू प्रोड्यूस न्यू यंग वंस, अपने ही जैसे जो जीव, अपने जैसे जीव प्रोड्यूस करते हैं, यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, उसे रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और एसेक्सुअल मतलब जब जिसमें सिंगल इंडिविजुअल ये सब करने में कैपेबल होता है, मींस दो इंडिविजुअल की जरूरत नहीं है। जैसे आपका अमीबा होता है, क्या करता है, सिंगल इंडिविजुअली अपने आप को क्या कर लेता है, दो में डिवाइड कर लेता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनमें से एक प्रोसेस होता है जिसमें बर्डिंग होता है, मींस बर्ड अराइज होती हैं, और यही बर्ड आगे चल के नए सेम अपने जैसे जीव तैयार करती है। तो बर्डिंग किस में होता है? अमीबा में, यीस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेशमेनिया में। अगर अमीबा की बात करें तो अभी मैंने आपको दिखाया, ये तो बाइनरी फिजन करता है, अपनी ही सेल को दो में डिवाइड कर लेता है। बात करते हैं यीस्ट की, जिसको आप फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में यूज करते हैं, ढोकला बनाने के लिए, भटूरे बनाने के लिए। तो ये क्या है, यहाँ पर एक फंगस है जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। जब आप इसे आटे में, फ्लोर में ऐड करते हैं तो ये क्या करती है, बडिंग फॉर्मेशन करती है और डबल मल्टीप्लीकेशन कर लेती है। तो यीस्ट क्या है, आपकी फंगस जिसमें बडिंग होता है। तो यहाँ पर बडिंग का करेक्ट आंसर क्या है? बी, यीस्ट। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच वी कैन ड्रॉन देम इनटू वायर, अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी मैलिएबिलिटी, जिसमें हम मेटल्स को बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह एक प्रॉपर्टी और होती है मेटल्स की, जिससे हम उनके वायर बना सकते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम का तार बनाया जा सकता है, सिल्वर का तार बनाया जा सकता है, गोल्ड की चेन बना कर आप पहनते हो। तो इस प्रॉपर्टी को कहा क्या जाता है? मैलिएबिलिटी, सोनरस, डक्टिलिटी या लस्ट्रस। तो मैलिएबिलिटी तो आपको पता चल गई, मैंने पहले ही बता दिया था, द कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू थिन शीट्स। सोनरस मतलब जब आप मेटल्स को बीट करते हो तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हो। लस्ट्रस मतलब टू शाइन, जब आप मेटल्स को परचेज करके लाते हो नए तो वो बहुत शाइन करते हैं, तो मेटल्स लस्ट्रस भी होते हैं। और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है टू ड्रॉन देम इनटू वायर, जिनको पीट कर वायर भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच पेयर, इनमें से करेक्ट कह सकते हो कि इनकरेक्ट पेयर कौन सा लगा हुआ है। एड्रेनाइल हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ईस्ट्रोजन ओवरी से निकलता है, पैंक्रियास से इंसुलिन आता है, और टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से। तो बेसिकली ये आपके हार्मोन है। हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसे एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, जो हमारी बॉडी में क्या रिलीज करती है, हार्मोन रिलीज करते हैं। तो इसी तरह टेस्टिस भी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो एक हार्मोन रिलीज करती है। ये सब आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो अपने टाइम पर आने पर अपने हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। तो ओवरी का जो हार्मोन है वो ईस्ट्रोजन है, इंसुलिन का, पैंक्रियास का जो हार्मोन है वो इंसुलिन है, और इसी तरीके से टेस्टिस का जो हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन है। लेकिन
एड्रेनलाइन पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं निकलता, एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है। तो ये गलत पेयर है। जो हमारी किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड का पेयर होता है उसी से एड्रेनाइन हार्मोन भी आता है, जिसे हम 3F का नाम भी देते हैं या स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। पूछ लिया जाता है जब आप नर्वस होते हो तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसे एड्रेनाइन स्ट्रेस हार्मोन या 3F भी कहते हैं, जो आपको डर से फाइट करने में, फियर में हेल्प करता है। तो इसलिए 3F भी कहलाता है। और एड्रेनाइल कहाँ से निकलता है? एड्रेनल ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन निकालती है उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, जो आपकी बॉडी में ग्रोथ में हेल्प करता है। तो मिसमैच पेयर कौन सा हुआ? ए नंबर का। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड्स ऑफ इट मीन पोजिशन। कोई भी वेव्स हैं जब वो क्या करती हैं? वाइब्रेट करती हैं और अपनी मीन पोजीशन से क्या करती हैं? डिस्प्लेसमेंट करती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये इसकी मीन पोजीशन है, यहां से इतना डिस्प्लेस हुई फिर मीन पोजीशन पर आ गई, इसी तरह से फिर यहां से गई और अपनी मीन पोजीशन पर आ गई। तो ये क्या है? जितना ज्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये लेती है अपनी मीन पोजीशन से, ये उसका क्या कहलाता है? और इसी से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा, आपने सुना होगा कि स्पीकर्स का जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होता है उतनी ज्यादा क्या होती है? साउंड लाउड आती है। तो इसे क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड। तो जितना ज्यादा वाइब्रेटिंग बॉडी अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस होती है, ये उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच टेक्नोलॉजी इज यूज टू स्क्वीज वाटर फ्रॉम सॉक्ड क्लोथ इन वॉशिंग मशीन। जब आप कपड़े कभी धोते हैं वॉशिंग मशीन से और फिर उसको ड्रायर करते हैं, उन्हें सुखाते हैं, तो सुखाने के लिए जो प्रोसेस वहां यूज होता है वो क्या है? इवेपोरेशन, डिकेंटेशन, सेंट्रिफ्यूगेशन या सेडिमेंटेशन। तो आपने देखा है जब आप इसमें ड्रायर में कपड़े डालते हैं तो वो सारे घूमकर यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो सेंट्रिफ्यूगेशन क्या होता है? जिसमें हैवी चीजें जो होती है, जैसे आप मक्खन निकालते हैं दही से, तो सारा जितना हैवी डेंस पार्टिकल होते हैं वो एकदम सेंटर में इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है, क्योंकि इस पर घूमने पर एक फोर्स लगता है जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। और इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पर ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन वर्क करती है और सारा जितना भी यहाँ पर इस हैवी डेंस मटेरियल है वो सेंटर में आ जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is an airborne disease? Very important question, repeated so many times. हवा से होने वाली बीमारी इनमें से कौन सी है जिसका वायरस हवा से फैलता है? मिजेलिस, टाइफॉइड, पिंक आई, नन ऑफ दीज। बेसिकली टाइफॉइड तो आपका फीवर है जो बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसे साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया कहते हैं, और ये हवा से नहीं, ये पोल्यूटेड वाटर या पोल्यूटेड खाना, कंटामिनेटेड फूड और वाटर जब आप ले लेते हैं ये आपको उससे हो जाता है। पिंक आई की बात करें तो पिंक आई में जो आपका कंजोविक्टिस पोर्शन होता है उसमें ना व्हाइटनेस सी आ जाती है और ये कोई बैक्टीरियल या एलर्जी की वजह से होता है। बात करते हैं मिजेलिस की। मिजेलिस आपने सुना होगा हिंदी में खसरा, जिसमें आपको मिनी माता टाइप पूरी बॉडी पर रेड रेड हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसका वायरस एयर में फैलता है, तो ये हवा से होने वाली बीमारी है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। विच गैस इज सेफ एंड इफेक्टिव एक्सटिंग्विशर फॉर ऑल कन्फाइंड फायर। जब कभी आग लग जाती है, चाहे शॉर्ट सर्किट हुआ हो या पेट्रोल की वजह से लगी हो, तो इनमें से सबसे अच्छी आग को एक्सटिंग्विश करने की कौन सी गैस है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर या नाइट्रस ऑक्साइड। तो बेसिकली वैसे तो आप किसी में वाटर डालते हैं, लेकिन जब शॉर्ट सर्किट होता है तो वाटर नहीं डालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये बेस्ट गैस है क्या करने के लिए? किसी भी तरह की आग को बुझाने के लिए, क्योंकि आग लगने के लिए, कंबशन होने के लिए सबसे जो फ्यूल के बाद जरूरी है वो है आपकी ऑक्सीजन। और ये क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देती है, जिसकी वजह से इसकी कारण आग बुझ जाती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। लाइमिनोलॉजी रेफर्स टू। बच्चों हर बार स्टडी से एक क्वेश्चन आता जरूर है, तो लाइमिनोलॉजी जो होती है वो किसकी स्टडी है? लाइमस्टोन पत्थर की, लिग्नाइट या ब्राउन कोल की, लेक्स और पॉन्ड की, लैटराइट की। तो देखो कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है। लाइमिनोलॉजी बेसिकली जो स्टडी होती है जितने भी इनलैंड आपके पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होती है, जब आप इनकी स्टडी करते हो उसमें किस तरीके से ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो उनकी स्टडी को लाइमिनोलॉजी कहते हैं। और ये क्वेश्चन RIMC में आया हुआ था, और RIMC से बहुत अच्छे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं हर एग्जाम में।
एनआरआई मीन्स, एनआरआई का क्या मतलब होता है ये सबको पता होगा बच्चों, कॉमन क्वेश्चन है जीके का। न्यू रीजनल इंस्ट्रूमेंट, न्यू रेजिडेंट इंडियंस, नॉन रीजनल इंडियन या नन ऑफ दीज। तो जो हमारे नॉन रेजिडेंट इंडियंस तो होते हैं बट नॉन रेजिडेंट्स होते हैं, जैसे जिन्हें प्रवासी भी कहा जाता है, और हम भारतीय प्रवासी दिवस मनाते भी हैं 9 जनवरी को। तो जो एनआरआईज होते हैं वो इंडियन होते हैं बट यहाँ के नॉन रेजिडेंट होते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपका जो ब्लड होता है उसके प्लाज्मा में आपको वेरियस टाइप की सेल्स मिलती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी आपको पता है क्या करती है, हार्मोन को, ऑक्सीजन को क्या करती है, हीमोग्लोबिन होता है इसके अंदर जो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में कैरी करके लेके जाती है। तो ये कहाँ बनती है, हार्ट में, किडनी में, बोन मैरो में, स्टमक में। और आपको पता भी होगा आरबीसीज का लाइफ स्पैन भी पूछ लिया जाता है, एवरी 120 डेज बाद इनकी लाइफ खत्म हो जाती है, और ये हमारी हड्डी के मैरो में बनती है। तो बोन मैरो इज द करेक्ट आंसर। द हार्डेस्ट पार्ट इन द टूथ, हमारे दांतों का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है, पल्प, इनेमल, जो, या नन ऑफ दीज। तो आप जानते हैं जो क्राउन पोर्शन होता है, जो हमें अपीयर होता है, सबसे ऊपर की लेयर होती है उसमें इनेमल, जो कि हमारे इनेमल होता है, फिर आगे डेंटाइन होता है, इसी तरह नेक होती, पल्प होता है, और फिर नेक होती है। तो सबसे जो यहाँ पर अपर पार्ट है वो हार्डेस्ट होता है, इनेमल। बी इज द करेक्ट आंसर। द स्टडी ऑफ बॉटनी कंसर्न विद ग्रासेस, तो बच्चों प्लांट की स्टडी को तो बॉटनी कहा जाता है, लेकिन प्रॉपर बॉटनी में भी जो ग्रासेस की स्टडी कहलाती है उसे एनाटॉमी कहेंगे, वायरोलॉजी कहेंगे, एग्रोस्ट्रोलॉजी कहेंगे, जियोलॉजी। तो एग्रीकल्चर से वर्ड आप यहाँ देख सकते हैं, और घास की स्टडी को एग्रोस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। द स्टडी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ का ड्यूरेशन होता है उसको साइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी, क्रोनोबायोलॉजी, एरोनॉटिक्स क्या कहा जाता है। तो इसे बायोलॉजी आ गया, तो देखो यहाँ पर लाइफ तो वैसे ही आ गया है, करें यहाँ बायोलॉजी मीन्स लाइफ की स्टडी, क्रोनो मीन्स एक ऑर्डर में, एक करेक्ट ऑर्डर में, तो इसे हम क्रोनोलॉजी भी कहते हैं, इसे हम क्रोनोबायोलॉजी भी कहते हैं। तो जब किसी का स्टडी करना होता है ड्यूरेशन ऑफ लाइफ का तो उसे क्रोनोबायोलॉजी या क्रोनोलॉजी कहा जाता है। So student, these were your today's 25 question. I hope you liked the video. वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। इसी तरह के इंपोर्टेंट वीडियोस के लिए 23 दिसंबर तक हमारे साथ बने रहें और जीके में बहुत ही अच्छा स्कोर करें इन योर मेन एग्जामिनेशन। मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।